नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेलवे की परीक्षाएं, एसएससी की परीक्षाएं और स्टेट पीसीएस की जितनी भी सिविल सर्विस से परीक्षाएं आपकी प्रारंभ होने जा रही हैं, उन सभी के लिए अपने विज्ञान को पढ़ रहे थे और विज्ञान में फिजिक्स स्टार्ट कर रखा था और जिसका 6 नंबर चैप्टर अपने चल रहा था। ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। और ऑप्टिक्स के अंदर दोस्तों प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने मिरर टॉपिक को पढ़ लिया था, दर्पण। दर्पण के बारे में संपूर्ण विस्तारित अपने जानकारी प्राप्त कर ली थी कि दर्पण किस प्रकार से बिहेवियर करता है और उसका यूज़ क्या है। चलो, दर्पण को मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया था। पहला अपने पढ़ा था समतल दर्पण या जिसे कहते हैं प्लेन मिरर। नंबर 2 गोलीय दर्पण, जिसको अपने डिवाइड किया था स्फेरिकल मिरर के अंदर। स्फेरिकल मिरर प्रीवियस लेक्चर के अंदर समतल दर्पण के बारे में संपूर्ण जानकारी ग्रहण कर ली थी। आज जो अपने टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बच्चों, गोलीय दर्पण के बारे में अगर अपने बात करें तो देखो, नाम से ही अपने इसको डेफिनेशन के अंदर कन्वर्ट करना है कि कहीं ना कहीं स्फेरिकल शेप की बात कर रहे हैं, गोले की बात कर रहे हैं। अगर अपने इस शेप के अंदर इसको पढ़ा जाए तो कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है दोस्तों, वो किसी कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है या जिसका हॉलो पार्ट होता है, होलोस्फेयर। कहने का तात्पर्य क्या होगा कि किसी भी कांच के किसी गोले का बीच में से कटा हुआ जो भाग है, बीच में से कटा हुआ जो भी भाग है, वो किस दर्पण के नाम से जाना जाएगा? गोलीय दर्पण के नाम से जाना जाएगा, जिसको स्फेरिकल मिरर भी कहा जाता है। इतनी बात अपने समझ में आ चुकी। चलो, नेक्स्ट टॉपिक अपने रेडी करते हैं कि जैसे गोलीय दर्पण की बात की जाए तो आपने कहा कि विच इज़ ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए विच इज ए पार्ट ऑफ हॉलो सरफेस। यह एक ऐसा पार्ट है, यह एक ऐसा भाग है जो कि खोखले गोले से बना होता है या खोखले गोले से निर्मित होता है। इस प्रकार से भी आप इसको परिभाषित कर सकते हो। चलो, गोलीय दर्पण के बारे में यदि अधिक जानकारी प्राप्त करें तो इसको आगे 2 भागों के अंदर और विभाजित किया गया है, 2 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट अगर पढ़ें तो कनकैव मिरर, इंग्लिश में कहते हैं इसको कनकैव मिरर, या आप कह सकते हो अवतल दर्पण। नंबर 2 पढ़ने लग रहे हैं कन्वेक्स मिरर या जिसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। देखो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो अवतल दर्पण से प्रश्न एग्जामिनेशन के अंदर आने की संपूर्ण संभावना बनी रहती है, लेकिन अपने उत्तल दर्पण के बारे में भी संक्षेप के अंदर डिस्कशन करेंगे। थोड़ी बातें अपने इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि इनको कहते कैसे हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, परिभाषित कैसे कर सकते हैं, और फिजिक्स के अंदर इसका यूज क्या है, ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले अपने डिस्कस में ले लेते हैं टॉपिक को। चलो, आपको पता चला कि जो गोलीय दर्पण होता है, स्फेरिकल मिरर जो होता है, वो किसी कांच के कटे हुए गोले का भाग होता है या कांच से निर्मित भाग होता है। उसी प्रकार अवतल जो दर्पण है, यह भी कहीं ना कहीं कांच का कटा हुआ भाग होता है, लेकिन कैसा भाग होता है? चलो, एक चित्र के माध्यम से इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक गोला है या अपने कह सकते हैं एक स्फेरिकल पार्ट है, जिसको गोलीय दर्पण भी कहते हैं, गोलीय भाग भी कहते हैं। अगर इसको बीच में से इस सेक्शन को अगर काट दिया जाए, बीच में से इसका सेक्शन पार्ट अगर काट दिया जाए, तो आप किस प्रकार से इसको कह सकते हैं? जैसे इधर वाला जो पार्ट बचा है, इधर वाला जो पोर्शन बचा है, इसके बाहर वाले साइड के अंदर पॉलिश कर दी जाए,
बाहर वाले साइड के अंदर पॉलिश कर दी जाए और इसके अंदर वाले पार्ट के अंदर पॉलिश कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं यह जो आपका पार्ट है बीच में से काट दिया। अब इसको काटने के बाद में यहाँ वाला जो भाग है वो दिखाई नहीं देगा। अब ये जो आपका चित्र बना है, ये जो आपका भाग बना है, वो कहीं ना कहीं इसी मिरर के बारे में प्रदर्शित करता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के बारे में प्रदर्शित करता है। ये जो भाग है आपका, जिसके अंदर आपने बाहर वाली साइड पर आपने पॉलिश की है, और जो अंदर वाला भाग है, जिस भाग पर पॉलिश नहीं की होती है, उस भाग को बोलते हैं उसकी परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब ये है प्यारे साथियों कि इस भाग पर प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और टकराते ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, इसीलिए इसको परावर्तक सतह कहते हैं। नंबर 2 बात मैंने आपको बताया था कि जो दर्पण जो होता है, मिरर जो होता है, वो सूर्य से आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं अधिकांशतः उसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। अधिकांशतः किरणों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसीलिए तो अपने ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्टिव इफेक्ट पड़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन प्रभाव पड़ते हैं, जिसके बारे में विस्तारित तौर पर अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर चर्चा कर ली थी। चलो वापस टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि किसी भी एक कांच के गोले को बीच में से काट दिया जाए और उसके एक वाले भाग पर बाहर पॉलिश कर दी जाए और दूसरे भाग पर अंदर वाले भाग पर पॉलिश। अरे पॉलिश का मतलब कोई जूते वाली पॉलिश की बात नहीं कर रहा, किसी मेटल की पॉलिश, जैसे चांदी। बताया जाता है जो चांदी मेटल जो है यह सबसे अच्छा परावर्तक है। परावर्तक का मतलब कि अगर आप चांदी की परत लगाते हो किसी भी कांच वाले भाग पर, वो दर्पण के अंदर परिवर्तित हो जाता है और जब सूर्य की प्रकाश की किरण उस पर टकराती है तो टकराने के बाद वह पूरी की पूरी किरणों को परावर्तित कर देता है, सारी की सारी किरणों को। इसीलिए चांदी जो है वो ज़्यादा किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इसको सबसे अच्छा परावर्तक का उदाहरण भी माना गया है। ये बात ध्यान रखना, प्रश्न बहुत बार परीक्षा के अंदर आया भी है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा परावर्तक पृष्ठ का उदाहरण है या परावर्तक मेटल का जो उदाहरण है वो क्या है, चांदी। चलो वापिस टॉपिक पर आते हैं। इस वाले भाग को कहते हैं प्यारे बच्चों अवतल दर्पण या कनकैव मिरर। कनकैव मिरर। और ये वाला जो आपका पोर्शन बन गया इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर इस सेंट्रड पॉइंट से अगर इसको देखा जाए, ठीक है, केंद्र बिंदु से देखा जाए, तो क्या यह जो सतह है, क्या इसकी जो परावर्तक सतह है जहां पॉलिश नहीं की हुई, ये परावर्तक सतह आपको क्या अंदर से झुकी हुई सी नहीं लग रही क्या? ठीक है, बेंट नहीं लग रहा क्या? बेंट ऑफ सरफेस मतलब धसी हुई होना। तो आप यहां कह सकते हो, ध्यान देना, आप अवतल दर्पण के बारे में यह अवधारणा प्रस्तुत कर सकते हो कि कनकैव मिरर एक ऐसा मिरर, ध्यान देना, नोट्स भी बनाते जाना साथ साथ में। कनकैव मिरर या अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, बेंट ऑन सरफेस कह सकते हैं, जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई है। तो यह जो आप आकृति देख रहे हो, चित्र आप जो फर्स्ट देख रहे हो, पहला चित्र जो देख रहे हो, यह जो आपका किसको प्रदर्शित कर रहा है, अवतल दर्पण को प्रदर्शित कर रहा है, कनकैव मिरर को शो कर रहा है। बेंट ऑफ सरफेस, बेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर धसा हुआ भाग होना, या कोई भी कांच का जो भाग है, ग्लास का जो पार्ट है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर धसा हुआ है। अब इसकी परावर्तक सतह धसी हुई है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यह जो दर्पण होगा आपका, यह जो मिरर होगा, वो कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाएगा। कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, इसका दूसरा नाम भी है, इसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है अभिसारित करना। अभिसारित करना। सर कैसे? अभिसारित का मतलब समझ में नहीं आ रही कुछ बात। चलो यहाँ ध्यान दें,
यहाँ ध्यान दें, इस डायग्राम को आपने अच्छे से समझ लिया। अब इसी चित्र को दोबारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है अभिसारी दर्पण, इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हो गया विद्यार्थियों, कि जैसे ये एक दर्पण का भाग लिया, इसके इस वाले भाग पर अपने पॉलिश की गई है, ठीक है। अगर इसकी परावर्तक सतह जो है, परावर्तक सतह है वो धसी हुई है, तो प्यारे बच्चों कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और बात भी अपने किसकी करने लग रहे हैं, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण आई किसी भी सोर्स से, किसी स्रोत से, वो इसके परावर्तक सतह पर टकराई और टकरा के जैसे ही इसका परावर्तन होगा इस भाग से गुजरेगी, ठीक है। ऐसे ही आप कह सकते हैं यहाँ कोई प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकराकर इस भाग से गुजरेगी, ठीक है, अर्थात परावर्तन के पश्चात। तो परावर्तन के पश्चात जितनी भी किरणें हैं दोस्तों, वो किसी एक पॉइंट पर, किसी एक ओरिजिन पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, किसी एक बिंदु पर आकर इकट्ठी हो रही हैं, अभिसारित हो रही हैं। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्ज हो रही हैं, रे जितनी भी आ रही हैं वो सारी की सारी एक जगह पर कन्वर्ज कर रहा है। कौन कर रहा है, कनकैव मिरर। ये इसका कनकैव मिरर, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये इसका गुण है। कनकैव मिरर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ है, इसका गुण है कि यह आने वाली किरणों को किसी एक पॉइंट पर मिला देता है, अभिसारित कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? बिल्कुल आने लग रही है। चलो, इतनी बात अपने को समझ में आ गई। अब बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण के बारे में। एक बार इसके बारे में संक्षेप के अंदर चर्चा कर लेते हैं कि होता क्या है, किन किन नामों से जाना जाता है, वर्क क्या करते हैं, इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन जो है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इससे संबंधित कुछ आपके टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको मैं अभी पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लीजिए, नॉलेज ले लीजिए। मैं अभी बात करने जा रहा हूँ कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर, या आप इसको हिंदी के अंदर कहते हो उत्तल दर्पण। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखना, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो उत्तल दर्पण मैंने अभी बताया था, ऐसा दर्पण जिसका क्या हो, जिसकी सतह क्या हो, उभरी हुई हो, धसी हुई ना हो, उभरी हुई हो, जिसकी परावर्तक सतह, बगलिंग आउट ऑफ सरफेस, इसको बोलते हैं बगलिंग आउट ऑफ सरफेस। बगलिंग आउट ऑफ सरफेस, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो परावर्तक सतह होगी वो कहीं ना कहीं क्या होगी, धसी हुई होगी। बिल्कुल राइट बात है। कैसे होगी, चलो थोड़ा ध्यान दें दोस्तों। यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें कि जैसे यह आपका उत्तल दर्पण, पॉलिश कहाँ की, इसके इस भाग पर पॉलिश की, अंदर वाले भाग पर पॉलिश की, ठीक है। इसकी परावर्तक सतह उभरी हुई है, जिस भाग पर पॉलिश नहीं की गई वही तो उसकी क्या होगी, परावर्तक सतह होगी, ठीक है ना। बात समझ में आने लग रही है। अब क्या होगा दोस्तों, कोई प्रकाश की किरण आई, टकराई, परावर्तन होने के बाद में फैल गई। कोई प्रकाश की किरण आई, किसी एक भाग पर टकराई और फैल गई। बात समझ में आई क्या? कहने की बात यह है कि यह जो आपका दर्पण होता है दोस्तों, यह जो दर्पण होता है इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी। ड्राइवरिंग मिरर, ड्राइवरिंग मिरर का मतलब क्या हो गया, ड्राइवरिंग मिरर का मतलब ये हो गया कि यह जो किरणें आती हैं उसको क्या कर देता है, फैला देता है। परावर्तन के पश्चात किरणों को फैला देता है, किरणों का फैलाव कर रहा है, जैसा कि आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, ठीक है। जैसे ही किरण आई, टकराई, परावर्तन के पश्चात में किरणों को क्या कर दिया, फैला दिया। इसकी जो आभासी किरण होगी वो यहाँ किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेगी जहाँ आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, वो भी पढ़ाएंगे इमेज फॉर्मेशन टॉपिक के अंदर, ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि
इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, अपसारी। अप का मतलब होता है दूर फेंकना, अर्थात फैला देना, अर्थात ड्राइविंग करना उसका, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इसका मतलब क्या हो गया, यह इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, इसका बिहेवियर है, यह व्यवहार है कि आने वाली किरणों को फैला देगा साहब, बिल्कुल राइट बात। उत्तल दर्पण का मतलब क्या हो गया कि जिसकी परावर्तक सतह एक भाग पर पॉलिश की है और जो रिफ्लेक्टिव पार्ट है इसका वो उभरा हुआ है, बगलिंग आउट ऑफ सरफेस, ठीक है। अर्थात परावर्तक सतह क्या होनी चाहिए, उसकी उभरी हुई होनी चाहिए। ऐसा मिरर क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। चलो इतनी जानकारी अपने प्राप्त कर ली, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोस्तों, देख लेना ध्यान से। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, किसके बारे में है, दर्पण के बारे में है। प्यारे साथियों, मैंने अभी बताया कि जो गोलिया दर्पण होता है वो कहीं ना कहीं किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो ये लो जी, ये आपका होलो सरफेस है, होलो सरफेस है, ये खोखला गोला है, होलोस्फेयर है, खोखला गोला है। अब गोला है सर, तो गोले का कहीं ना कहीं बीच वाला केंद्र पार्ट तो होगा, कहीं ना कहीं इसको केंद्र पार्ट तो कहेंगे, कहीं ना कहीं तो उसका सेंटर पॉइंट होगा। सर्किल है, स्फेयर है, उसका कोई ना कोई सर्किल पार्ट, सॉरी सेंटर पार्ट तो होगा, इसीलिए इसको सेंट्रोइड भी कहते हैं। चलो अपने दोनों के बारे में समझ लेते हैं चीज़ें। अगर इसके इस सतह पर पॉलिश की जाए, इस सतह पर पॉलिश की जाए, तो आप कहेंगे सर ये जो दर्पण बन गया ये आपका बन गया अवतल दर्पण, कनकैव मिरर। अगर इसके इस भाग पर पॉलिश कर दी जाए, इस भाग पर पॉलिश कर दी जाए, ठीक है, ये जो बन गया आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। इतनी बात क्या समझ में आई, बिल्कुल। अभी इस वाले पार्ट पर ध्यान देना, क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहली जो टर्म आती है इससे संबंधित वो आती है वक्रता केंद्र। कि सर किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी, उसका वक्रता केंद्र क्या होगा। तो दोस्तों कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है, कोई भाषा के अंदर किताबी लैंग्वेज में नहीं जाना, सिर्फ समझना है चीज़ों को, ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो गोले का केंद्र होगा, ठीक है, अगर आपने गोलिया दर्पण बनाया है और जो गोले का केंद्र होगा दोस्तों वही क्या होगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। किसी भी अगर आप कांच के खोखले गोले का भाग ले रहे हो, उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही उस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल ध्यान देना। अभी नंबर 2 डेफिनेशन, मुख्य अक्ष क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान देना, प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष। तो दोस्तों एक ऐसी लाइन, एक ऐसी अक्ष जो प्रकाश की आने वाली किरणों के समांतर हों, या आप यह कह सकते हो कि उस कांच के कटे हुए भाग के मध्य से गुजरे, इसे कहेंगे आप उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये आने वाली प्रकाश किरण के समांतर गुजरेगी। ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो इसको काट देते हैं। अभी ये दोनों के दोनों दर्पण आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक तो अवतल के बारे में अपने बात करेंगे, एक उत्तल के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये गोलिया दर्पण का भाग है, इसीलिए मैं समझाने के लिए आपको पूरे गोले के अंदर ये चीजें समझा रहा हूं। क्योंकि आपको अलग से समझाऊंगा तो आपके मन में डाउट रहता है कि वक्रता केंद्र का मतलब क्या होगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, जो गोले का केंद्र होगा वो दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। नंबर 3 बात करने लग रहे हैं। एक भाग होता है पोल, ये जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तल दर्पण के अंदर पोल यहां होगा, ठीक है, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, पोल हिंदी में कहते हैं ध्रुव। दोस्तों ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव जो होता है वो इस भाग का, किस भाग का,
अवतल दर्पण के पोलिश वाला भाग जो है या परावर्तक जो सतह है उसका जो मध्य भाग होता है, बीच का जो पार्ट होता है वो होता है आपका पोल, ध्रुव, ठीक है, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 4, ध्यान देना, नंबर 4 प्रिंसिपल फोकल या आप कह सकते हो मुख्य फोकस, मुख्य फोकस स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल फोकल। प्रिंसिपल फोकल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल फोकल जो होगा वो यहाँ बनेगा कहीं ना कहीं इस सेंटर पॉइंट का बिल्कुल हाफ पार्ट होता है ये प्रिंसिपल फोकल, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, एक बिंदु होता है जो कहाँ बनेगा यहाँ, और उत्तल दर्पण के अंदर कहाँ बनेगा यहाँ, ध्यान दे लेना, ठीक है ना। अब चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। इस वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी है, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी है इसको वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहते हैं। ध्यान देना ना, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी है, पोल तक की जो दूरी है उसे क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब एक गोला है सर, एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, केंद्र से परिधि तक जो रेखा मिलाई जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या तो कहती हैं कि वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक मिलाई गई रेखा, सर्कमफ्रेंस तक जो आप लाइन टच करते हो उसी तो आप रेडियस कहते हो। अगर इसको पूरा आप इसके दूसरे पार्ट पर टच करते हो तो एक रेडियस और बन गई जो डायमीटर के इक्वल होती है, व्यास के इक्वल होती है। यही बात मैं यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वक्रता त्रिज्या और कुछ नहीं है, सिर्फ गोले की त्रिज्या है, अर्थात उसके सेंटर पार्ट से लेकर इसकी परिधि तक की बीच की डिस्टेंस है, दूरी है। और दर्पण के अंदर जो सारी दूरियां हैं वो पोल से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं, ये ध्यान कर लेना। दर्पण के अंदर जितनी भी दूरियां हैं वो सारी की सारी ध्रुव से मापी जाती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कंप्लीट है क्या? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आने लग रही होगी। अब मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना दोस्तों। F से लेकर ये मुख्य फोकस है और मुख्य फोकस से लेकर पोल तक बीच की दूरी, ठीक है, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, इसको कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी दोस्तों आपकी, पोल से लेकर ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक के बीच की जो दूरी है। दोबारा इसको यहां बनाऊं, ये जो आपका पार्ट है इसे कहेंगे आप फोकल लेंथ या फोकस दूरी। ध्यान करना, क्या कहेंगे इसे आप, फोकस दूरी। अभी देखिए इसके मध्य एक संबंध स्थापित होता है, जो फोकस दूरी जो आपकी होती है, 5 नंबर डेफिनेशन, फोकल लेंथ जो आपकी होती है, फोकल लेंथ स्मॉल f, f इज इक्वल टू किसकी हाफ है, ये रेडियस बाई 2। इसके बीच में एक रिलेशन होता है, ध्यान देना। ये त्रिज्या है पूरी, इस त्रिज्या का आधा भाग जो होगा वो क्या होगी, फोकल। चित्र के अंदर स्पष्ट दिखा रहे, क्या फोकल लेंथ ज्यादा है या रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, वक्रता त्रिज्या ज्यादा है? आप कहेंगे सर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है क्या, फोकल लेंथ, अर्थात फोकस दूरी। तो यही तो बताया, वक्रता त्रिज्या की आधी। इसको इस प्रकार से भी अपने लिख सकते हैं, यहां देख लेना, F इज इक्वल टू R बाई 2, और जो R जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2F, अर्थात जो आपकी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस की क्या हो जाएगी, फोकस दूरी की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, दुगनी तो है, देख लीजिए, और फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी है, चित्र के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। क्या इतनी बातें समझ में? एक पार्ट और रह गया जिसको द्वारक बोलते हैं। किसी एक दर्पण के अंदर इसके अंदर बातें पूरी होंगी। यहां देख लो, इस लाइन को अगर यहां टच कर दूं, ठीक है, M1 M2 कोई दो नाम दे दिए, इसको बोलते हैं दोस्तों द्वारक। द्वारक का मतलब क्या होता है, गोलीय दर्पण के या किसी भी दर्पण के गोलीय दर्पण का जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, ये पूरा डायमीटर ही तो है। मतलब एक गोला है दोस्तों, इस गोले का डायमीटर कैसे होगा? आप कहेंगे सर इसके यहाँ भी होगा डायमीटर, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो डायमीटर का मतलब होता है त्रिज्या का मल्टीप्लाई 2। तो ये जो भाग है
गोलीय दर्पण का जो भाग है, इसका जो डायमीटर जो होगा, इसका व्यास होगा, वो कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा, आपका द्वारक कहलाएगा, द्वारक। ठीक है, पूछ लेते हैं तो थोड़ी सी बात नॉलेज में होनी चाहिए। क्या इतनी बातें समझाने का प्रयास किया, समझ में आई अच्छे से? बिल्कुल सर। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, ठीक है, ये होगी जी मुख्य परिपाटी, ठीक है, या मुख्य टर्म जो आपकी जितनी भी परिभाषाएं हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल हो गया, ठीक है, मुख्य फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकल हो गया, फोकल लेंथ होगी, और आपका द्वारक हो गया। ये उत्तल और अवतल के अंदर कैसे कैसे होता है, इस चित्र के अंदर सुस्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अपने आज क्या पढ़ा, गोलीय दर्पण पढ़ा, किसे कहते हैं ये पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, दो भागों के अंदर बांटा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल किसे कहते हैं, अवतल किसे कहते हैं, इसके गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्रकाश की आने वाली किरणों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, ये पढ़ा आपने। फिर अपने पढ़ा कि इन दोनों दर्पण से संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें हैं, मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं, जो मुख्य टर्म्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, और वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध क्या है, उसको अपने पढ़ लिया। यहां तक बात समझ में आई होगी। छोटी सी बात आज मैंने समझाने का आपको प्रयास किया दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अब पढ़ेंगे उत्तल और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि इस दर्पण के बारे में तो सर पढ़ लिया, अब इस दर्पण के अंदर, इस मिरर के अंदर इमेज कैसे बनती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दोस्तों कल पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए कनकेव मिरर, अर्थात अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनना। ठीक है, ये प्रतिबिंब जो आपकी इमेज है वो सारी की सारी अपने कल पढ़ेंगे, कैसे कैसे बनते हैं, अलग अलग माध्यम के अंदर कैसे कैसे बनते हैं, ये सारी की सारी डिस्कशन कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके साथियों, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं करवाया, थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें। ओके, आज के लिए इतना ही। अपने नोट्स कंप्लीट करते जाएं, साथ साथ में नोट करते जाएं। कोई चीज़ें नहीं आ रही, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए कि हाँ जी सर यहाँ समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया। फिजिक्स का प्रीवियस लेक्चर जितने भी टॉपिक आपके हो चुके हैं उनमें से कहीं भी आपको डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है साइंस के, तो आप कमेंट के अंदर पिन करके भेज सकते हो, कमेंट के अंदर आप अपना कमेंट दे सकते हो, आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिलेगा। एक हाँ, टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं आप डिस्कशन करना भूल गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद रमन सर, इस नाम से टेलीग्राम चैनल चल रहा है, जो कि बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। प्रतिदिन जो आपका करंट अफेयर्स है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय आपकी जो समाचार हैं, न्यूज़ हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जो न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट मुद्दे डाले जाते हैं। कुछ साइंस के क्वेश्चंस हो गए, जीके के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, या रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट है, आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह के, वो सारे के सारे प्रतिदिन आपके उसके अंदर डाले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो, आपके भलाई के लिए है, ठीक है, आपका बेनिफिट उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और जो आपकी लेक्चर की वीडियो होती है वो भी टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।